ये आकाशवाणी है। वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की ये विशेष बातचीत। भारत सरकार भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को निरंतर बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। ध्यान हमारे नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को संचालित करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए एक ट्वीट का ये अंश है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन कुछ सालों में देश में स्वास्थ्य के तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, अब उनके सकारात्मक नतीजे दिखाई देने लगे हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बीते वर्षों में सरकार की ऐसी उपलब्धियों को साझा किया। जैसा कि इस बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा, कोविड महामारी को लेकर सरकार ने टीकाकरण और प्रबंधन के स्तर पर जो कदम उठाए हैं और स्वास्थ्य सेवा का जो मॉडल प्रस्तुत हुआ है, उससे कोविड पर नियंत्रण में भारत को काफी हद तक सफलता मिली है। अब क्योंकि कोविड के खतरे की फिर से आशंका है, ऐसे में भारत के टीकाकरण और प्रबंधन की तैयारी और पुराना अनुभव रोकथाम में बहुत जरूरी होने वाला है। डॉक्टर मांडविया ने विशेष रूप से भारत के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और इसको डिजिटल बनाए जाने पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की फ्लैगशिप परियोजना आयुष्मान भारत पर भी हमने उनसे बातचीत की। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको हार्दिक बधाई देना चाहेंगे कि हमारे देश ने 220 करोड़ कोविड टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। तो मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में और कोविड जैसी भयावह बीमारी से लड़ने में आपके मंत्रालय का सफर कैसा रहा? देखो, विश्व में कोविड महामारी आई और सारी दुनिया ने कोविड महामारी का मार झेला, लेकिन हिंदुस्तान ने उसके सामने जो लड़ाई लड़ी, आज दुनिया उसकी सराहना करती है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लास्ट बार गया था, तो उस वक्त मुझे बिल गेट्स मिला। उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहा कि इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट बेस्ट किया और इंडिया ने वैक्सीनेशन बेस्ट किया। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस भारत सहित देश में और दुनिया में लॉकडाउन था। दुनिया में लॉकडाउन के सामने एजिटेशन हो रहा था, लोग सड़कों पर निकले थे, विरोध हो रहा था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से ही पब्लिक ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा काम किया। आपने ये भी देखा होगा कि ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस मैं सारी दुनिया के साथ बात करता था और दुनिया मुझे बता रही थी कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, पैरामेडिक स्टाफ नहीं आ रहा है, हमें दिक्कत है। और जो जो देश में अपने अपने कानून होंगे, कानून के मुताबिक उन्होंने अपने डॉक्टर्स, नर्स, सब मेडिकल स्टाफ है, उसके सामने उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए एक्शन किया। लेकिन इंडिया को ऐसा नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? इंडिया में मोदी जी ने प्रारंभ से ही, आपने देखा होगा, ताली बजाई कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। डॉक्टर को, नर्स को, हमारे लॉकडाउन में सेवा दे रहे सभी पुलिस कर्मियों को, सभी के लिए मोदी जी ने ताली बजाई। आकाश में डिफेंस के प्लेन से ट्राई कलर करके तिरंगा फहरा के उसका अभिनंदन किया। तो पब्लिक ओरिएंटेशन का काम इंडिया में बेस्ट हुआ और इंडिजिनियस रिसर्च और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग करके आपने ये देखा होगा कि इंडिया की ताकत भी कोविड क्राइसिस में हमने देखी। हम रिसर्च भी कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और जो वैक्सीन का रिसर्च दुनिया में ही हो और रिसर्च होने के बाद इंडिया में वो 10-15 साल के बाद ही आ सकता है, ऐसा एक माइंडसेट था। लेकिन दुनिया में फर्स्ट डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा। भारत में इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ फर्स्ट डोज बराबर 1 महीने के बाद जनवरी 2021 में लगा। जो इंडिया का ही रिसर्च, इंडिया का ही मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुआ और 18 महीने में ये वैक्सीन आज 220 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। इंडिया एक इकलौता ऐसा देश है जिसका 12 एबो पॉपुलेशन को 98% वैक्सीनेशन हो चुका हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये इंडिया कर पाया है और उसके पीछे
एक विजन वाली लीडरशिप है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कोविड के सामने लड़ाई लड़ी और जो गोल अचीव किया, दुनिया को आश्चर्य लग रहा है कि हो सकता है। 220 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हुआ। 11 दिन ऐसा थे जिसमें 1 करोड़ से अबो डोज एक दिन में एडमिनिस्टर हुए हो। दूसरा, जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, डेली 80 लाख 1 करोड़ एबो डोज एडमिनिस्टर हो रहे थे। आपने कभी ये न्यूज नहीं देखा होगा 1.25 लाख सेशन हर दिन हो रहे थे, यानी कि वैक्सीनेशन सेंटर थे। आपने ऐसा कोई न्यूज नहीं मिला होगा कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर गए लेकिन वैक्सीन नहीं था। आपने ऐसा भी न्यूज कभी न्यूज़पेपर में नहीं देखा, मीडिया में भी नहीं देखा कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, वैक्सीन तो था लेकिन वैक्सीनेटर नहीं थे। आपने ऐसा भी न्यूज कभी नहीं देखा होगा कि वैक्सीनेटर भी था, वैक्सीन था, लेकिन सिरिंज नहीं थी। कभी ऐसा न्यूज आपने नहीं सुना, वैक्सीनेटर था, वैक्सीन था, सिरिंज थी, लेकिन नीडल की कमी से वहां वैक्सीनेशन रुका नहीं हुआ। तो एक होलिस्टिक बेस्ट कोविड मैनेजमेंट वैक्सीनेशन ड्राइव जो देश में चली, उसका नतीजा ये निकला कि आज भी दुनिया परेशान है और इंडिया में कोई परेशानी की स्थिति आज के दिन में नहीं है। हम कोविड के सामने सक्सेसफुली लड़ाई लड़ पाए। मंत्री जी, आपने बात की रिसर्च और इनोवेशन की। किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए रिसर्च और इनोवेशन काफी अहम पहलू है और आज के दौर में भारत स्वदेशी शोध को काफी बढ़ावा दे रहा है। इस दिशा में हाल ही में उद्घाटित नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का क्या योगदान रहेगा? ये नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी है, नार्फ है, ये देश में वन हेल्थ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जहां क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको कोई भी एनिमल चाहिए और कोई भी एनिमल पर क्लिनिकल ट्रायल करना है तो वहां सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो वहां डीबीटी वाला भी आके रिसर्च कर पाएगा, बायोलॉजिकल वाला भी आके वहां रिसर्च कर पाएंगे, आईसीएमआर भी वहां रिसर्च कर पाएगी। सभी को रिसर्च करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरा, ये देश में इकलौती इतनी बड़ी फैसिलिटी है, हम उसको ओपन करना चाहते हैं। केवल गवर्नमेंट सेक्टर रिसर्च के लिए उसका उपयोग करे ऐसा नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी वहां आके रिसर्च करे और रिसर्च सेक्टर को हम ओपन करना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में जाकर रिसर्च करना है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसको कोई प्राइवेट लैब है, वहां उसका उपयोग रिसर्च के लिए करना है तो कर सके। ये फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए हम उसको इजाजत देंगे। वैसा ही कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी का यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल नार्फ का यूज करना है, तो हम उसको इजाजत देंगे ताकि आने वाले दिनों में हमें वन हेल्थ पर काम करना होगा। वन हेल्थ में एनिमल हेल्थ आएगी, ह्यूमन हेल्थ आएगी, प्लांट हेल्थ आएगी, एनवायरमेंट आएगी, ऑल टाइप ऑफ हेल्थ को एक समग्र होलिस्टिक रूप में उसका सॉल्यूशन कैसे लाए ताकि लोगों का जीवन सुखमय बने, लोगों के जीवन के सामने जो थ्रेट है वो कम से कम हो। इस विषय के लिए, इस सेक्टर में काम करने के लिए ये हमारी नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी है, उसका उपयोग होगा। भारत सरकार 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारे श्रोतागण आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्या प्रमुख बिंदु हैं और इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं? आयुष्मान भारत योजना, ये प्रधानमंत्री जी ने जो देश में कोई गरीब बिना स्वास्थ्य सुविधा से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये बात को चरितार्थ करने के लिए देश में चलाई गई है। आज से 8 साल पहले ओबामा ने अमेरिका में 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और सारी दुनिया में उसकी वाहवाही हुई और ओबामा केयर योजना के रूप में वो पॉपुलर हुई। वैसे ही आयुष्मान भारत योजना 10 करोड़ फैमिली, अभी उसको पॉपुलेशन बढ़ाए तो 11 करोड़ कर दिया, तो 11 करोड़ फैमिली यानी कि 55 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दे रहा है। 55 करोड़ लोग के यहाँ 5 लाख तक का कोई भी उसकी ट्रीटमेंट करना हो, ऑपरेशन करना हो तो उसका खर्च आयुष्मान भारत योजना से होगा। और उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल एनपैनलमेंट के लिए बहुत बड़ी शामिल हो रही है। आज मैं आपको बताऊं तो 50 नई प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़ रही है डेली। 21,000 से अधिक
प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी हुई है। डेली 7 से 8 लाख नया कार्ड क्रिएट हो रहा है और आज तक 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ इस योजना के माध्यम से हुआ है। आयुष्मान भारत योजना की ताकत यह है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग प्राइवेट में भी ट्रीटमेंट लेना चाहे तो प्राइवेट में भी ये फैसिलिटी उपलब्ध है। कई बार सुनने मिलता है और जब मैं अनुभव कथन सुनता हूं लाभार्थी का तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार का भाव भी व्यक्त होता है कि एक कैसी सोच के साथ बनी हुई योजना है। कई परिवार में अपने परिवार के मुखिया गरीब परिवार है, उसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती। वो गरीब के यहाँ भी आती है और अमीर के यहाँ भी आती है, लेकिन कोई गरीब के यहाँ बड़ी बीमारी आ जाती है और घर में कमाने वाला एक व्यक्ति हो और वो कैंसरग्रस्त हो जाता है और उसका इलाज के लिए 3-4 लाख रुपया चाहिए, ये परिवार में नहीं होता है। और ये सभ्य परिवार के सदस्य दुनिया में नहीं रहते हैं, उसका परिवार निराधार हो जाता है। लाखों की संख्या में ऐसे मरीज, ऐसे बीमार लोग एक भी रुपया का बिना खर्च करे इलाज करा के स्वस्थ होकर जब घर लौटते हैं, उसका आशीर्वाद मोदी जी को मिलता है। और इसलिए ये योजना गरीबों के लिए बहुत महत्व की योजना है। देश में उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है और आने वाले दिनों में हम उसका कार्ड बढ़ाने की दिशा में लगे हैं। आज 20 करोड़ कार्ड बन चुका है। हम अगले 1-1.5 साल में 100% कार्ड बन जाए और लाभार्थी उसका लाभ ले ताकि वो अपने जीवन को सुरक्षित कर पाए स्वास्थ्य की दृष्टि से। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मंत्री जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण 5 के प्रमुख निष्कर्षों में से एक है कि लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो आपके विचार से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का इसे प्राप्त करने में कितना योगदान रहा है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप समझ सकती हो कि आपने कोई बड़ा इलाज कराना है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो आपके जेब से खर्च करना पड़ता था। आज भी आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन आपके पॉकेट से नहीं जाता है, वो गवर्नमेंट की तिजोरी से जाता है, तो पैसा बचता है। पॉकेट से एवरेज जो हम 2014 के सापेक्ष में 2020 ले, 2022 ले, तो 20-25% सापेक्ष में हम काउंट करें तो 20 से 25% खर्च कम हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और हम उसको और कम करना चाहते हैं ताकि गरीब लोगों को दिक्कत ना हो और उसका जीवन सरल बने। भारत के स्वास्थ्य ढांचे में एक बड़ा सुधार लाने के मकसद से स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अहम परियोजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसे लगभग 64,000 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। मंत्री जी, हमें बताएं कि कैसे ये मिशन देश के स्वास्थ्य ढांचे की तस्वीर को बदलने में सहायक होगा। ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक कोविड के क्राइसिस के दरमियान, जब देश में कोविड चल रहा था, उस वक्त हमारी हेल्थ की क्षमता कितनी है ये हमने देखा, उसका डिटेल स्टडी किया और हर घटना से कुछ सीखना वो स्वभाव होना चाहिए जो मोदी जी का है। और कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें से प्रेरणा लेके हम क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कमी महसूस हुई, उसको देखते हुए 64,000 करोड़ रुपए की नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना चलाई। ये योजना के मुख्य बिंदु के बारे में हम बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपया खर्च होना है, 64,000 करोड़ रुपीज, और हमारा 700 अबव डिस्ट्रिक्ट, तो 100 करोड़ रुपया मिनिमम खर्च होना है। एक ब्लॉक लेवल पर सरकार की बनाई हुई एक लेबोरेटरी हो, वहां 36 टाइप के टेस्ट हो जाए, सर्वेलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बड़ी एपिडेमियोलॉजी लेबोरेटरी हो, वहां 125-200 टाइप के टेस्ट हो जाए। उससे 2 फायदा होगा। एक तो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरी के बीच में सिनर्जी होगी ताकि सर्वेलेंस सिस्टम हम स्ट्रांग कर पाए। कोई नया डिसीज दिखा तो तुरंत ही ये सरकारी सिस्टम में आ जाएगा कि ये टाइप का आउटब्रेक कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट में एकदम अद्यतन वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन से लेके ऑल टाइप ऑफ सुविधा उसमें हो, और वो 100 बेड का होगा। उसको क्रिटिकल केयर यूनिट बोलते हैं। ये रेडी होगा जब ऐसी कोई क्राइसिस हो, तो बाकी के समय में जनरल यूज के लिए आए, लेकिन ऐसी कोई क्राइसिस हो तो डिस्ट्रिक्ट में
आपको क्रिटिकल केयर यूनिट की कमी ना हो, यानी कि इस लेवल की वेंटिलेटर और वेंटिलेटर एबव की फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर के पास होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के पास लिमिटेड होती है, तो एक उसके माध्यम से किया जाएगा। स्टेट लेवल और रीजनल लेवल पर एक बड़ी लेबोरेटरी हो, रिसर्च सेंटर हो, जो ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट टू एक रीजन को जोड़े, 3-4 स्टेट को जोड़े और उसको सेंट्रल आईसीएमआर की लैब के साथ उसको जोड़ा जाए, ताकि एक सर्वेलेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाई जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, लोगों की सुविधा को बढ़ोतरी उससे ऑटोमेटिक हो जाए। इस टाइप के बिंदु को लेते हुए नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हमने चलाया है। 5 साल में 64,000 करोड़ रुपया का खर्च हमें आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत करना है। हम जानना चाहेंगे क्या हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन है इसके लिए? मानव संसाधन आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राज्य सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमने यहाँ से लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य को अचीव करने के लिए जरूरी है कि उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो, लेकिन हमने केवल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट को हर संभव सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, तो हमने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत उसको लैब टेक्नीशियन चाहिए, हम पैसा देते हैं। हमारे आशा बहन के लिए भी हम पैसा देते हैं, डॉक्टर्स रखने के लिए भी हम पैसा देते हैं। तो सारी व्यवस्था के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कोई दिक्कत ना हो। और आज कुल मिला के 16 लाख ऐसे मेन पावर है, जिस मेन पावर के लिए भारत सरकार का आर्थिक सहयोग है, ताकि राज्य में हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ सुविधा में कोई लेकुना ना रहे और देश के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा बने रहे, लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाए। लोगों को अपने निवास के नजदीक 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने ओपन किया है। हर 5 से 6 हजार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। वहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में सीनियर नर्स हो, या तो आयुष डॉक्टर हो, या एमबीबीएस डॉक्टर हो, इस टाइप के लोगों का मेन पावर के रूप में हम उसको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, ताकि कम्युनिटी लेवल पर भी सुविधा उपलब्ध हो, ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधा उपलब्ध हो। उसका मकसद ये है कि हमारी सरकार हेल्थ को एक्सेसिबल करना चाहती है, हेल्थ को एफोर्डेबल करना चाहती है। हमने कभी हेल्थ सेक्टर को टोकन में नहीं सोचा है, हमने हमेशा टोटल में सोचा है, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम काम कर पाए और हमारे हेल्थ सेक्टर की दिशा सुनिश्चित हो। भारत सरकार युवा पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आपके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? हमारे स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए, मेडिकल के अभ्यास के लिए विदेश जाते हैं, बहुत खर्च भी होता है, परेशानी भी होती है। हमने यूक्रेन क्राइसिस देखी तो हमारे 20,000 स्टूडेंट को हमने वहां से रेस्क्यू करके देश में लाना पड़ा। तो क्यों न हमारे देश के युवाओं को देश में ही मेडिकल एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि 2 फायदा हो। एक, देश में मेन पावर उपलब्ध हो, डॉक्टर उपलब्ध हो। दूसरा, हमारे देश के युवाओं को इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिले। तो अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए हमने मेडिकल एजुकेशन में एमबीबीएस सीटें बढ़ाना शुरू किया। 2014 में हमारे यहाँ 44,000 एमबीबीएस की सीटें थी, आज 96,000 एमबीबीएस की सीट है, यानी कि वो डबल के नजदीक पहुंचे। वैसे ही पीजी की सीट वो थी 31,000, उसमें से 105% की बढ़ोतरी हुई और वो हो गई आज शायद 31 to 64,000। तो पीजी की सीट भी इतनी बढ़ी, यूजी की सीट भी इतनी बढ़ी, मेडिकल कॉलेज डबल हो गए, 368 थी आज 658 है। तो मेडिकल कॉलेज भी हमने डबल की, एमबीबीएस की सीट भी डबल की, पीजी की सीट डबल से ज्यादा की, ताकि देश में युवाओं को मेडिकल का एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही मिले और उसका बहुत अच्छा नतीजा भी निकला। यदि हम संक्रामक रोगों की बात करें तो हमारे देश में अन्य सभी संक्रामक रोगों से टीबी से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में दुनिया के कुल टीबी रोगियों का लगभग 25% है। तो 2025 तक हमारे देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हमारा क्या रोड मैप है? देश को टीबी मुक्त करना बहुत आवश्यक है। ग्लोबल गोल है टीबी को 2030 में दुनिया से टीबी को मुक्ति मिले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उससे एडवांस गोल फिक्स किया और कहा कि 2025 दिसंबर तक देश को टीबी मुक्त करना है।
और प्रधानमंत्री जी ने जो विचार रखा उसको चरितार्थ करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने कई इनिशिएटिव लिए। आज सरकार की ओर से टीबी पेशेंट को फ्री मेडिसिन दी जाती है। सरकार की ओर से निक्षय पोषण योजना के तहत उसको अकाउंट में 500 रुपीज प्रति महीने दिया जाता है। लेकिन उससे आगे बढ़ के हम पब्लिक पार्टनरशिप कैसे करें, और इसलिए हमने निक्षय मित्र योजना आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा लॉन्च करवाई। और राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के 10 दिन पहले योजना लॉन्च की और हमने लक्ष्य रखा कि हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन कैसे मनाएं। तो मैंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन तक 10-12 दिन में हमें देश में 15 लाख पेशेंट थे, तो 15 लाख पेशेंट को हमारे स्वास्थ्य कर्मी उसके घर जाके उसका कंसर्ट लिया कि क्या आपको कोई एडॉप्ट करे तो आप तैयार हैं। तो हमने निक्षय मित्र योजना के तहत उसमें से 12 लाख पेशेंट ने कहा कि कोई हमें गोद ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। गोद लेने के लिए और कुछ नहीं करना था, केवल उसके साथ कनेक्ट होना था। ज्यादातर टीबी पेशेंट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से होता है। जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है उसको टीबी जल्दी लग जाती है। तो ऐसे लोगों को हम न्यूट्रिएंट फूड की हर महीने 1 किट 6 महीने तक कंटिन्यूस देते रहे। तो हमारे निक्षय मित्र के लिए हमने जो आह्वान किया 15 दिन में 44,000 वो कॉर्पोरेट सेक्टर के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में, एनजीओ के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में सब लोग सामने आए 44,000 और सभी टीबी पेशेंट को गोद ले लिया। और आज हर हमारे गवर्नर साहब अपने यहाँ रिव्यू करते रहते हैं। मैं हर दिन देखता हूँ कोई न कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई न कोई टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए निक्षय मित्र के रूप में कार्यक्रम करते रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश 2025 अंत तक के लोग भागीदारी से टीबी मुक्त हो जाएंगे। एक बेस्ट मॉडल के रूप में काम किया है। ये काम पहले हमारे मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर थी उन्होंने वहां करके देखा और ये मॉडल सक्सेस रहा। तो मुझे लगा कि चलो हम देश में उसको यूनिवर्सल क्यों न करें, तो हमने किया और आज लोग लग गए। हमारे देश में स्वास्थ्य को देखने की दृष्टि अलग है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य कोई कॉमर्स नहीं है, स्वास्थ्य सेवा है और हम जनता को आह्वान करते हैं तो जनता जुड़ती है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है और इसलिए मेरा विश्वास भी दृढ़ हुआ है कि हम देश को टीबी मुक्त कर पाएंगे। 1 दिसंबर को भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो भारत की G20 अध्यक्षता में डिजिटल स्वास्थ्य एक प्रमुख प्राथमिकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के लिए एक मजबूत और इंक्लूसिव डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के निर्माण में कैसे मदद करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी में आज इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है और डिजिटल हेल्थ उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा देश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ये आभा अकाउंट में ऐसी ताकत है जो आने वाले दिनों में देश में पेशेंट हेल्थ केयर में उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहना है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा अकाउंट में हमने कोई ट्रीटमेंट लिया हो, हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो, हमारी कोई ट्रीटमेंट चल रही हो, उसका सारा डॉक्यूमेंट अभी हमें फाइल में लेके घूमना नहीं पड़ेगा, उसमें अकाउंट में रहेगा। और वो कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां से ही उसका आभा अकाउंट देंगे। तो आभा अकाउंट देने से लॉगिंग करेंगे, लॉगिंग करने के बाद वो पासवर्ड आएगा पेशेंट के मोबाइल पर। तो ये पासवर्ड उसमें एंटर करेंगे तो डॉक्टर साहब उसका सारा रिपोर्ट देख पाएंगे। उन्होंने देख लिया तो उसको पता चला कि उसको क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही है, कौन सी हैबिचुअल डिसीज है, कैसा है, तो उसके आगे वो जा सकते हैं। ये हेल्थ रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो एक बार वो देख लेंगे, आगे जा सकते हैं। ये हेल्थ रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर नहीं रहेगा, वो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके सर्वर पर नहीं रहेगा। आपका हेल्थ अकाउंट आपके पास ही रहेगा और वो केवल प्लेटफॉर्म है, वो एक्सेस देगा। आपका लॉगिंग वो खत्म हो गया, उन्होंने देख लिया, उन्होंने बंद कर दिया, तो बाद में उसको कोई देख नहीं पाएंगे। आपकी कंसेंट के आधार पर ही आपका हेल्थ रिकॉर्ड कोई देख पाएंगे। उसका फायदा यह होगा कि समझ लो कि कोई डेटा उसमें से ट्रांसफर करने की बात करे या तो हैक करने की, तो भी हो नहीं पाएगा क्योंकि वो तो केवल पाइपलाइन है। आपका रिकॉर्ड आपके पास है, उसके पास नहीं है। तो ये आभा अकाउंट का एक तो बहुत बड़ा उपयोग आने वाले दिनों में होना है। आज कई अस्पताल में चालू भी हो गया और आप शायद 20 करोड़ से अबव आभा अकाउंट ओपन भी हो चुके हैं। दूसरा है टेली कंसल्टेशन।
आज हमने 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक बना दिया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या तो मेडिकल कॉलेज को हब बनाया है, एम्स को हब बनाया है, टर्शरी केयर को हब बनाया है और गांव में आने वाले कोई गरीब पेशेंट को वहां से ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा टेली कंसल्टेशन करके उसको एक्सपर्ट ओपिनियन वहां ही मिल जाएगा। तो किसी को डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दिल्ली एम्स में आने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर कहेंगे खास केस में तो ही उसको आना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ओपिनियन भी उसको वहां से ही मिल जाएगा। तो डिजिटल सेक्टर में हमारा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो टेली कंसल्टेशन के लिए बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आभा अकाउंट उसका एक महत्वपूर्ण रोल है और हमारा हेल्थ डेटा के लिए कोविन ऐप ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा दुनिया में, मैं तो ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस के दरमियान भी दुनिया में मेरा सरकारी काम से आना जाना रहता था, तो हाथ से लिखी हुई चिट्ठी देते थे कि वैक्सीनेटेड है नहीं है। मैं यहाँ से जाके एयरपोर्ट पर केवल यही दिखाता था मोबाइल में ओपन करके, वे देख मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मेरी कोविन ऐप है उसमें लिखा है, ये सर्टिफिकेट है, तो दुनिया मानती थी। तो ये हमारा डिजिटल हेल्थ का एक अच्छा आउटपुट है। कुल मिला के डिजिटल हेल्थ G20 में एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बात होती है तो ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हमें भी अवसर मिलेगा और हम तो ये सब चीजों को हमेशा यूनिवर्सल करना चाहते हैं। हेल्थ को कभी देश ने बिजनेस नहीं बनाया। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन चल रहा था, दुनिया में कोविड का केयर चल रहा था, उस वक्त दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, तो हमने 150 देश को मेडिसिन भेजी, वैक्सीन भेजा। उसमें 2 चीज महत्वपूर्ण है, ये तो हमने किया, लेकिन हम चाहते तो उस वक्त एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसका प्राइस बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने प्राइस नहीं बढ़ाई, हमने यही प्राइस में भेजा। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीज इंपोर्ट की थी, प्यूरियस क्वालिटी की शिकायत रही। 150 देश में हमारा मेडिसिन सप्लाई की, कोई कंट्री की ओर से शिकायत नहीं आई कि आपकी मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो देश की बड़ी उपलब्धि है। उससे दुनिया में इंडिया की शाख भी बढ़ी है। आज महंगा है तो भी दुनिया को इंडिया से खरीदना है और इसलिए आज इंडिया की इकोनॉमी भी देखो 6-7% से ग्रो कर रही है। जो दुनिया में 0% माइनस चल रही है, डेवलप्ड कंट्री में 1%, 2% चल रहा है। और जीडीपी ग्रोथ यानी कि संपत्ति का सर्जन, पैसा का क्रिएशन, इंडिया में उपार्जन तेजी से बढ़ा हुआ है, जो देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बहुत सहयोगी होगा। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी में दुनिया इंडिया का सॉफ्ट पावर देखेगी, इंडिया की डाइवर्सिटी देखेगी, इंडिया का कल्चर देखेगी। सारे देश में अलग अलग सिटी में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया है। 1 लाख नियरेस्ट लोग G20 के एक ईयर के दरमियान इंडिया की विजिट करने वाले हैं और सब इस लेवल के लोग हैं जो इंडिया को देखेंगे। हेल्थ सेक्टर देखेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर देखेगा, इंडिया की डेमोक्रेसी देखेंगे, इंडिया की डाइवर्सिटी देखेंगे, इंडिया का कल्चर देखेंगे। ये सब दिखाने का ये अवसर है और मैं मानता हूं कि इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया का डेवलपमेंट के लिए, विश्व में इंडिया की शाख को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में अंतिम मील तक पहुंचने में केंद्र सरकार की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला। अभी आप वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।